वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक काफी इंटरेस्टिंग एपीआई पर बात करने वाले हैं, क्रिएट पोर्टल। हाँ बिल्कुल। ये एपीआई रिएक्ट कंपोनेंट्स को ये करने देता है कि वो अपने चिल्ड्रन एलिमेंट्स को डॉम में, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, पेरेंट कंपोनेंट की जगह से हटाकर कहीं और रेंडर कर सकें। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे है ना। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन यूआई डेवलपमेंट में ये कई ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मतलब काफी हेल्पफुल है। तो आज इस चर्चा का मिशन बेसिकली रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ये समझना है कि क्रिएट पोर्टल असल में है क्या, कैसे काम करता है, और कौन से प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इसे यूज करना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, चलिए इस विषय का गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्रिएट पोर्टल का फंडामेंटल आइडिया क्या है? बेसिकली ये आपको JSX एलिमेंट्स यानी आपके कंपोनेंट के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको उनके पेरेंट कंपोनेंट के डॉम स्ट्रक्चर से बाहर निकालने देता है। बाहर निकालकर? हाँ, बाहर निकालकर किसी दूसरी पहले से मौजूद डॉम नोड में रेंडर करने की फैसिलिटी देता है। अच्छा, तो इसको यूज करने के लिए हम ये क्रिएट पोर्टल फंक्शन कॉल करते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसमें जैसे आपने कहा दो मेन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला तो वो JSX है जो रेंडर करना है, मतलब रिएक्ट में जिसे चिल्ड्रन कहते हैं। राइट, चिल्ड्रन। और दूसरा वो डॉम नोड, मतलब वो जगह जहां ये रेंडर होगा, वो टारगेट डॉम नोड। ठीक है, और ऑप्शनली एक की भी दे सकते हैं। हाँ, एक की भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है वो। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखेगा, क्रिएट पोर्टल चिल्ड्रन डॉम नोड की। बिल्कुल। और यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? कि क्रिएट पोर्टल सिर्फ डॉम में एलिमेंट की फिजिकल लोकेशन बदलता है बस। अच्छा, सिर्फ जगह? हाँ, सिर्फ फिजिकल जगह। बाकी हर तरह से वो जो पोर्टल में रेंडर हुआ JSX है ना, वो अपने ओरिजिनल रिएक्ट कंपोनेंट के चाइल्ड की तरह ही बिहेव करता है। मतलब? जैसे कॉन्टेक्स्ट एक्सेस वगैरह। एग्जैक्टली वो पेरेंट कंपोनेंट ट्री से कॉन्टेक्स्ट एक्सेस कर सकता है। इवेंट्स भी स्टैंडर्ड रिएक्ट बिहेवियर के हिसाब से चिल्ड्रन से पेरेंट्स तक बबल अप होते हैं। रिएक्ट ट्री के थ्रू? हाँ, रिएक्ट ट्री के थ्रू, न कि डॉम ट्री के थ्रू। ये रिएक्ट की लॉजिकल कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, भले ही एलिमेंट डॉम में कहीं और दिख रहा हो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। इसे सोर्स मटेरियल में दिए गए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्ट कंपोनेंट है माई कंपोनेंट। ठीक है। वो एक डिव रेंडर करता है जिस पर मान लीजिए 2px का ब्लैक बॉर्डर लगा है। इस डिव के अंदर नेचुरली एक पैराग्राफ p है। दिस चाइल्ड इज प्लेस्ड इन द पेरेंट डिव। ठीक। अब इसी कंपोनेंट के अंदर से हम क्रिएट पोर्टल यूज करके एक दूसरा पैराग्राफ रेंडर करते हैं। दिस चाइल्ड इज प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट बॉडी। ओके। लेकिन इस पोर्टल के लिए टारगेट डॉम नोड हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, तो मतलब पेरेंट डिव से बाहर सीधा बॉडी में। हाँ। तो नतीजा क्या होगा? तो विजुअली वो दूसरा पैराग्राफ उस बॉर्डर वाले डिव के बाहर दिखेगा, सीधा पेज के मेन बॉडी टैग के अंदर। राइट। और अगर आप ब्राउजर डेव टूल्स में डॉम स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो पहला P तो पेरेंट डिव के अंदर दिखेगा जिस पे बॉर्डर है। लेकिन दूसरा P जो पोर्टल से आया वो डॉम में सीधे बॉडी के अंदर मिलेगा। पोर्टल ने उसे वहां इफेक्टिवली टेलीपोर्ट कर दिया है, जैसा सोर्स में कहा गया है। सही, डॉम में जगह बदल गई, पर रिएक्ट के लॉजिक के लिए वो अब भी माई कंपोनेंट का ही चाइल्ड है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो समझ आया कि ये करता क्या है। पर अब सवाल आता है कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? डॉम में एलिमेंट्स को इस तरह मूव करने का फायदा क्या है? हाँ, यहीं पर बात वाकई इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, कई बार UI कंपोनेंट्स को अपने पेरेंट कंटेनर्स की विजुअल बाउंड्रीज से बाहर निकलकर रेंडर होने की जरूरत पड़ती है। क्यों? स्टाइलिंग या लेआउट की वजह से? हाँ, अक्सर स्टाइलिंग या लेआउट कंस्ट्रेंट्स की वजह से। सबसे कॉमन यूज केस क्या होगा इसका? मॉडल्स। एग्जैक्टली। मॉडल्स, पॉपअप्स या टूल टिप्स बनाना, ये सबसे आम उदाहरण है। हाँ, क्योंकि इन्हें तो पेज के बाकी कंटेंट के ऊपर दिखाना होता है ना, फ्लोट करते हुए। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम तब आती है जब मॉडल को ट्रिगर करने वाला बटन या कंपोनेंट किसी ऐसे पेरेंट कंटेनर के अंदर हो जिस पर मान लीजिए ओवरफ्लो डॉट हिडन स्टाइल लगी है। हाँ, या Z इंडेक्स कम हो। हाँ, या Z इंडेक्स कम हो। ऐसी सिचुएशन में मॉडल विंडो कट सकती है या पीछे छिप सकती है, चाहे आप CSS से कितनी भी कोशिश करें उसे ऊपर लाने की। हाँ, ये तो देखा है। तो पोर्टल का इस्तेमाल करके हम मॉडल के JSX कंटेंट को सीधे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी या किसी और टॉप लेवल कंटेनर में रेंडर कर सकते हैं। अच्छा, सीधा बॉडी में? हाँ, इससे वो मॉडल अपने ओरिजिनल पेरेंट कंपोनेंट के कंटेनर के CSS कंस्ट्रेंट्स जैसे ओवरफ्लो या Z इंडेक्स से पूरी तरह आजाद हो जाता है। तो जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखता है। बिल्कुल।
बिना कटे बिना छुपे सोर्स मटेरियल में एक साइड बाय साइड कंपैरिजन भी है जो दिखाता है कि कैसे एक क्लिपिंग कंटेनर के अंदर बिना पोर्टल वाला मॉडल कट जाता है जबकि पोर्टल वाला एकदम सही दिखता है। क्यों? क्योंकि डॉम में वो उस क्लिपिंग कंटेनर के अंदर है ही नहीं। ये तो बहुत यूजफुल है मॉडल्स के लिए। हाँ, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी कैसे? पोर्टल्स इस्तेमाल करते समय खासकर मॉडल्स के लिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन एक्सेसिबल रहे। मतलब कीबोर्ड नेविगेशन और फोकस मैनेजमेंट का सही ध्यान रखना। अच्छा, जैसे टैब से नेविगेट करना? हाँ, यूजर कीबोर्ड से मॉडल खोल पाए, टैब की दबाने पर फोकस मॉडल के अंदर ही रहे, जिसे फोकस ट्रैप कहते हैं। फोकस ट्रैप, हाँ। और मॉडल बंद करने पर फोकस वापस वहीं जाए जहां से मॉडल खोला था, मतलब ट्रिगर एलिमेंट पर। यह सब जरूरी है। सोर्स कहता है कि WARIA मॉडल ऑथरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली ये इंश्योर करना कि कीबोर्ड यूजर्स मॉडल को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। खोलना, नेविगेट करना, बंद करना, ये सिर्फ विजुअल प्रेजेंटेशन का नहीं, फंक्शनल यूजेबिलिटी का भी बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेसिबिलिटी को अक्सर लोग भूल जाते हैं। अच्छा, दूसरा यूज केस देखते हैं, नॉन रिएक्ट सर्वर मार्कअप में रिएक्ट कंपोनेंट्स रेंडर करना। हाँ, पोर्टल्स तब भी काम आते हैं जब आपका रिएक्ट एप्लीकेशन किसी स्टैटिक HTML पेज या सर्वर रेंडर्ड पेज का सिर्फ एक हिस्सा मैनेज कर रहा हो, जैसे कोई रेल्स या जांगो ऐप से आया हुआ पेज। हाँ बिल्कुल। सोचिए पेज का ज्यादातर हिस्सा स्टैटिक है, लेकिन आप साइड बार में कुछ डायनामिक इंटरैक्टिव रिएक्ट कंपोनेंट्स डालना चाहते हैं। अच्छा, साइड बार में पोर्टल इसे काफी आसान बना देता है। आप पहले उस डॉम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां रिएक्ट कंटेंट डालना है, जैसे साइड बार का कोई डिव document.getElementById साइड बार कंटेनर से पकड़ लिया। ठीक है। फिर अपने मेन रिएक्ट ऐप कंपोनेंट के अंदर आप क्रिएट पोर्टल का इस्तेमाल करके अपना साइड बार विजिट्स कंपोनेंट सीधे उस साइड बार वाले डॉम एलिमेंट में रेंडर कर सकते हैं। अरे वाह। और इसका फायदा ये है, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, कि भले ही आपके रिएक्ट कंपोनेंट्स डॉम में अलग-अलग जगहों पर रेंडर हो रहे हों, मेन कंटेंट एरिया में, साइड बार में, आप उन्हें एक सिंगल यूनिफाइड रिएक्ट ट्री की तरह मैनेज कर सकते हैं। मतलब स्टेट और कॉन्टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं? हाँ, वो स्टेट शेयर कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं। ये अप्रोच अक्सर मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिएक्ट रूट्स बनाने से ज्यादा इंटीग्रेटेड और मैनेजेबल होती है। इंटरेस्टिंग। यानी अलग-अलग जगहों पर होते हुए भी वो लॉजिकली कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, अब तीसरा यूज केस, नॉन रिएक्ट डॉम नोड्स में रिएक्ट कंपोनेंट्स रेंडर करना। हाँ, ये सिचुएशन कब आती है? जब आप किसी थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो जो रिएक्ट में नहीं बनी है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। ठीक है। मैप लाइब्रेरी मैप पर मार्कर्स दिखाती है और मार्कर पर क्लिक करने पर एक पॉपअप विंडो खोलती है। अब ये पॉपअप डॉम एलिमेंट लाइब्रेरी खुद बनाती है, रिएक्ट के कंट्रोल से बाहर। हाँ, लाइब्रेरी का अपना डॉम है। और आप चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी जनरेटेड पॉपअप के अंदर आप अपना कस्टम रिएक्ट कंटेंट दिखाएं। हाँ, ये तो चैलेंज है। हाँ, ये कॉमन इंटीग्रेशन चैलेंज है। सोर्स में इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न बताया गया है। इसेंशियली आप रिएक्ट स्टेट, यूजर स्टेट का इस्तेमाल करते हैं उस एक्सटर्नल डॉम नोड को होल्ड करने के लिए। शुरू में वो नल होता है। अच्छा, स्टेट में नल क्यों रखते हैं शुरू में? क्योंकि जब रिएक्ट कंपोनेंट पहली बार रेंडर होता है, तब तक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ने शायद वो डॉम नोड बनाया ही ना हो। यूज इफेक्ट टिपिकली कंपोनेंट रेंडर होने के बाद रन होता है। हाँ, सही। तो इनिशियल रेंडर में हमारे पास वो नोड नहीं होता, इसलिए स्टेट नल रहता है। जैसे ही यूज इफेक्ट में लाइब्रेरी से नोड मिलता है, हम स्टेट अपडेट करते हैं, सेट पॉपअप कंटेनर नोड, जिससे कंपोनेंट री रेंडर होता है। गॉट इट। तो री रेंडर होने के बाद पर कंपोनेंट चेक करता है कि क्या स्टेट में अब वो डॉम नोड मौजूद है, पॉपअप कंटेनर डॉट नल। हाँ, अगर हाँ, तो अब वो क्रिएट पोर्टल का इस्तेमाल करके अपना रिएक्ट कंटेंट, माई पॉपअप कंटेंट, उस एक्सटर्नल पॉपअप कंटेनर नोड के अंदर रेंडर कर देता है। अच्छा। क्रिएट पोर्टल, माई पॉपअप कंटेंट, पॉपअप कंटेनर। बिल्कुल। सोर्स में मैप विजेट का उदाहरण ठीक यही पैटर्न फॉलो करता है। एक मैप कंपोनेंट है जो यूज इफेक्ट में मैप लाइब्रेरी सेटअप करता है, लाइब्रेरी से पॉपअप डिव लेता है, उसे स्टेट में रखता है और फिर पोर्टल के जरिए उस बाहरी डिव में रिएक्ट कंटेंट इंजेक्ट करता है। यह दिखाता है कि रिएक्ट कैसे एक्सटर्नल डॉम एलिमेंट्स को भी मैनेज कर सकता है। बढ़िया। चलिए एक बार जल्दी से क्रिएट पोर्टल के पैरामीटर्स और कुछ जरूरी कैवियट्स को रिकैप कर लेते हैं। जरूर। पहला पैरामीटर चिल्ड्रन, वो है जो आप रेंडर करना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है जिसे रिएक्ट रेंडर कर सकता है,
JSX, फ्रैगमेंट, स्ट्रिंग, नंबर या इनका अरे। हाँ, कोई भी रेंडरेबल चीज। दूसरा पैरामीटर डॉम नोड, वो टारगेट डॉम एलिमेंट है जहां चिल्ड्रन रेंडर होंगे। ये नोड रेंडर होने से पहले डॉम में एग्जिस्ट करना चाहिए। आप इसे document.getElementById से या uref से पा सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि नोड पहले से हो। और एक जरूरी बात इसमें ये थी कि अगर कंपोनेंट अपडेट के दौरान आप एक डिफरेंट डॉम नोड पास करते हैं तो पोर्टल का कंटेंट पुराने नोड से हटकर नए नोड में रिक्रिएट होगा। अच्छा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शनल पैरामीटर था की। हाँ, पोर्टल के लिए एक यूनिक स्ट्रिंग या नंबर जो रिएक्ट को मल्टीपल पोर्टल्स मैनेज करने में हेल्प करता है, स्पेशली कंडीशनली रेंडर्ड पोर्टल्स की लिस्ट में। और एक बहुत महत्वपूर्ण कैविएट है इवेंट प्रोपगेशन का, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, इवेंट्स का बबलअप होना। इवेंट्स पोर्टल के अंदर से बबलअप होते हैं, लेकिन वो डॉम ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। अच्छा, किसको फॉलो करते हैं? रिएक्ट कंपोनेंट ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सोर्स का उदाहरण याद करें। मान लीजिए आपने पोर्टल को एक डिव के अंदर डिफाइन किया है जिस पर ऑन क्लिक हैंडलर लगाए। डिव ऑन क्लिक इक्वल्स टू हैंडल पेरेंट क्लिक क्रिएट पोर्टल, ऐसा कुछ। ठीक है। अब अगर यूजर पोर्टल के कंटेंट पर क्लिक करता है तो वो क्लिक इवेंट बबलअप होकर पेरेंट डिव के हैंडल पेरेंट क्लिक हैंडलर को ट्रिगर करेगा, भले ही डॉम में पोर्टल उस डिव के अंदर ना हो। हाँ, भले ही डॉम में पोर्टल का कंटेंट फिजिकली उस डिव के अंदर ना होकर डॉक्यूमेंट बॉडी में रेंडर हो रहा हो। रिएक्ट के लिए पोर्टल लॉजिकली उस डिव के अंदर ही है। वाओ, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। ज्यादातर केसेस में ये डिजायर्ड बिहेवियर होता है क्योंकि ये कंपोनेंट लॉजिक को कंसिस्टेंट रखता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लमैटिक है, मान लीजिए आप नहीं चाहते कि पोर्टल के अंदर का क्लिक बाहर वाले हैंडलर को ट्रिगर करे, तो दो मेन सॉल्यूशंस हैं। क्या है वो? पहला, पोर्टल के अंदर वाले एलिमेंट के इवेंट हैंडलर में इवेंट प्रोपगेशन को रोकते हैं event.stopPropagation कॉल करके। ठीक है, स्टॉप प्रोपगेशन। या फिर दूसरा, पोर्टल कंपोनेंट को ही रिएक्ट ट्री में ऐसी जगह मूव कर दें जहां वो स्पेसिफिक पेरेंट रैपर के अंदर ना हो, जिससे आप इवेंट बबलिंग अवॉइड करना चाहते हैं। अच्छा, कंपोनेंट को ही ट्री में कहीं और रख दें। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो क्रिएट पोर्टल रिएक्ट कंपोनेंट्स को एक तरह की सुपर पावर देता है। हाँ, कह सकते हैं। अपने चिल्ड्रन को डॉम में उनकी लॉजिकल जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह, किसी भी एग्जिस्टिंग डॉम नोड के अंदर रेंडर करने की क्षमता। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? इसका निचोड़ क्या है? इसका मतलब है यूआई रेंडरिंग में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलना। ये उन सिचुएशंस के लिए एकदम सही है जहां आपको विजुअल प्रेजेंटेशन को कंपोनेंट की लॉजिकल हायरार्की से डीकपल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मॉडल्स, टूल टिप्स। हाँ, मॉडल्स, टूल टिप्स, नोटिफिकेशंस, जिन्हें पेज के टॉप लेयर पर दिखाना है, पेरेंट के स्टाइलिंग कंस्ट्रेंट से बचकर, या फिर लेगेसी सिस्टम्स या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेशन करना। और ये सब करते हुए रिएक्ट के कोर स्ट्रेंथ्स, डिक्लेरेटिव यूआई, स्टेट मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और प्रेडिक्टेबल इवेंट हैंडलिंग इंटैक्ट रहती हैं। मतलब रिएक्ट का लॉजिक नहीं बिगड़ता, बिल्कुल नहीं। एसेंशियली ये उन खास लेआउट चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक बहुत क्लीन और पावरफुल तरीका है जिन्हें स्टैंडर्ड कंपोनेंट हायरार्की में हैंडल करना मुश्किल या मेसी हो सकता है। की टेक अवे यही है, क्रिएट पोर्टल आपके कंपोनेंट के विजुअल्स को उनके डॉम कंटेनर की सीमाओं जैसे overflow.hidden से आजादी देता है, बिना रिएक्ट ऐप के लॉजिकल रूल्स और डेटा फ्लो को तोड़े। विजुअल फ्रीडम विदाउट लॉजिकल केओस। प्रिसाइसली। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। उन कॉम्प्लेक्स यूआई सिनेरियोज के बारे में सोचिए जहां एलिमेंट्स को डॉम में कहीं और दिखाने की जरूरत पड़ती है पेरेंट के लेआउट कंस्ट्रेंट से एस्केप करने के लिए। क्रिएट पोर्टल एपीआई के बिना डेवलपर्स इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते होंगे? अच्छा सवाल है। शायद वनीला जावास्क्रिप्ट से मैनुअली डॉम मैनिपुलेशन करके, जो रिएक्ट के डिक्लेरेटिव मॉडल के अगेंस्ट जाता है। हाँ, या फिर कॉम्प्लिकेटेड सीएसएस वर्कअराउंड्स लगाकर। हो सकता है। ये एपीआई उस प्रोसेस को कितना सरल और रिएक्ट फ्रेंडली बना देता है, ये सोचने वाली बात है। ये एब्स्ट्रैक्शन कितनी यूजफुल है, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।